Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 6, thermodynamics. So अभी आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन. किसको कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन? देखिएगा, जब भी हमारे पास कोई बैलेंस इक्वेशन होती है और उस बैलेंस इक्वेशन के साथ जब जब हमारे पास कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो और उसको अगर हम उसकी जो इंथैल्पी है उसके साथ अगर हमने लिख दिया अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टुगेदर विद वैल्यू ऑफ इट्स इंथैल्पी, किसी भी बैलेंस इक्वेशन को इंथैल्पी के साथ लिखें दैट नोन एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल, इथाइल अल्कोहल react with oxygen and convert it into carbon dioxide and water molecule, that is the balance equation. और इस बैलेंस इक्वेशन को जब हमने इसकी इंथैल्पी के साथ अगर रिप्रेजेंट किया दैट नोन एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन. इस थर्मोकेमिकल इक्वेशन के अंदर ये जो लिखी हुई है सबस्क्रिप्ट एल जी, दीज आर द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. The above equation describe the combustion of liquid ethanol at constant temperature and pressure. इथेनॉल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसका कंबशन हो रहा है. और निगेटिव इंथैल्पी है रिएक्शन के, इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. चलिए, और खास बात, ये जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन होती है बेटा, उसके अंदर रिमेंबर द फॉलोइंग कन्वेंशन रिगार्डिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन. पहला क्या है, कॉफिशिएंट जो होते हैं इन अ बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन रेफर टू द नंबर ऑफ मोल. ठीक है, जैसे यहाँ इस बैलेंस इक्वेशन के अंदर देखिएगा, ये जो बैलेंस इक्वेशन है इसके अंदर जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट देखिएगा आयरन ऑक्साइड के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका 3, इसका 2 और ये 3, ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है और रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है ना, नेवर मॉलिक्यूल और एटम. नेक्स्ट, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ enthalpy refer to the number of moles of substance specified by an equation. ये जो रिएक्शन की इंथैल्पी है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू जो है वो इनके नंबर ऑफ मोल जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज रिएक्शन जो है, रिएक्शन की जो इंथैल्पी है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन या फिर नॉर्मल रिएक्शन की इंथैल्पी है, उसका जो यूनिट होता है दैट इज किलो जूल पर मोल. That's right. For example, in that equation देखिएगा, iron oxide react with hydrogen and convert into Fe and thrice H2O. अब इस रिएक्शन की अगर आपको इंथैल्पी चाहिए, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन, रिएक्शन की इंथैल्पी चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ इंथैल्पीज ऑलरेडी गिवन है. देखिएगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्मेशन की जो इंथैल्पी है वो इतना किलोजूल पर मोल. ठीक है, और आयरन ऑक्साइड जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी जो है वो इतना किलो जूल पर. इन दोनों की इंथैल्पीज दी हुई है, इसकी भी दी हुई है, इसकी भी दी हुई है. हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी जीरो होगी, ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है. आयरन की स्टैंडर्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी दोनों जीरो होंगी. तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ आयरन जीरो और हाइड्रोजन भी जीरो. अब आपको रिएक्शन की इंथैल्पी चाहिए. आपको पता है रिएक्शन की इंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्लस माइनस करना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. लेकिन चेंज कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट जितने भी हैं उन सबकी इंथैल्पी का सम माइनस क्या करना है, सम ऑफ स्टैंडर्ड रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ या फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. सॉरी, इसी तरीके से हम रिएक्शन की एंथैल्पी कैलकुलेट करते थे अगर आपको याद हो तो. प्रोडक्ट जो है उनकी टोटल एंथैल्पी, रिएक्टेंट की टोटल एंथैल्पी लिख लीजिएगा. प्रोडक्ट कौन कौन है, आयरन है और वाटर है. आयरन की एंथैल्पी जीरो है, वाटर की एंथैल्पी आपको दी हुई है, बट ये जो एंथैल्पी है ये ओनली 1 मोल के लिए है, जबकि यहाँ वाटर के कितने मोल्स प्रिपेयर हो रहे हैं, 3 मोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस एंथैल्पी को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. दैट्स राइट. ये आपके पास किसकी एंथैल्पी आ जाएगी, रिएक्टेंट की. रिएक्टेंट में वाटर और आयरन, आयरन की जीरो है, इसके अंदर जीरो ऐड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. माइनस किसकी चाहिए आपको, रिएक्टेंट की एंथैल्पी. रिएक्टेंट में कौन है, हाइड्रोजन और आयरन ऑक्साइड. हाइड्रोजन की जीरो है, इसकी कितनी है, इसकी आपको दी हुई है ये वाली है, दोनों को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा. राइट, ये लिखिए.
उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपके पास रिएक्शन की इंथैल्पी आ जाएगी, और रिएक्शन की जो इंथैल्पी आई है उसका यूनिट भी देखिए क्या आएगा, क्योंकि ऑल इंथैल्पीज आर प्रेजेंट इन यूनिट ऑफ किलोजूल पर मोल, देयरफॉर रिएक्शन की जो इंथैल्पी आपके पास यहाँ से आई है वो आई है 33.3 किलोजूल पर मोल। दैट्स राइट। इसका मतलब है कि ये जो पूरी रिएक्शन है, ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो इंथैल्पी में इतना चेंज आने वाला है। तो रिएक्शन की एंथैल्पी का यूनिट किलोजूल पर मोल। पर मोल का मतलब 1 मोल, 1 मोल का मतलब ये जो पूरी रिएक्शन है दैट रिएक्शन नोन एज 1 मोल रिएक्शन। इस पूरी 1 मोल रिएक्शन को कंप्लीट होने में इतने किलोजूल एंथैल्पी का चेंज होगा। इसको हमने क्या कहा है, एंथैल्पी 1 कहा है। अब अगर हम इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज कर दें तो देखिएगा क्या होगा। द यूनिट फॉर स्टैंडर्ड रिएक्शन इंथैल्पी क्या होती है, किलोजूल पर मोल होती है। अब रिएक्शन कोई भी होगी ए बी प्लस में 2C3D सम टाइप, ठीक है, या ए बी कन्वर्टेड इनटू सी डी, ये रिएक्शन हो गई है। रिएक्शन की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है यूनिट है किलोजूल पर मोल। अब पर मोल 1 मोल किसका, इसका इसका किसका 1 मोल, तो यहाँ हम कहते हैं कि ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन इज 1 मोल। दैट्स राइट, 1। चलिएगा, once we balance the chemical equation in a particular way, this defines the mole of reaction. That's right। अब हम जैसे भी उसको बैलेंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग उस रिएक्शन की एंथैल्पी आ जाएगी। अभी जो हमारी रिएक्शन लिखी हुई थी आयरन ऑक्साइड प्लस थ्राइस हाइड्रोजन इज इक्वल टू ट्वाइस Fe इज इक्वल टू थ्राइस वाटर। अब अगर मैं आपको कहूँगा नहीं मुझे यहाँ से आयरन जो है वो 1 मोल ही चाहिए, ये तो 2 मोल था, 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल करने के लिए इसको जस्ट हाफ कर दीजिए। तो इसका 1 मोल है, इसको भी हाफ कर दीजिए, इसका 3 मोल है, हाफ कर दीजिए, इसे भी हाफ कर दीजिए, इसे भी हाफ कर दीजिए। तो अब ये अलग तरीके से बैलेंस हो गई है। दस राइट। तो हाफ आयरन ऑक्साइड आ जाएगा, 3/2 हाइड्रोजन, 1 Fe और 3/2 वाटर आ गया। अब इस रिएक्शन की एंथैल्पी आपको चाहिए। रिएक्शन की एंथैल्पी इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस निकालना है, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट आयरन, इसका तो 0, और ये वाटर, वाटर का जितने भी एंथैल्पी होती है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड कर दीजिएगा। दैट्स राइट। दोनों का सम कर लीजिए, दोनों का सम करेंगे इतनी एंथैल्पी आ जाएगी। फिर आपको किसका चाहिए, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी एंथैल्पी होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0, और आयरन ऑक्साइड की जो है उसका हाफ कर दीजिएगा। ये लीजिए, दोनों का सम कर दीजिएगा, ये आ जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, इतनी एंथैल्पी आ जाएगी। यूनिट क्या होगा, किलोजूल पर मोल। इस बैलेंस इक्वेशन का 1 मोल हो गया है। इस 1 मोल इक्वेशन को कंप्लीट होने में एंथैल्पी का ये चेंज आएगा। बस राइट। और इनका रिलेशन क्या शो कर रहा है, अभी देखिएगा, जब हमारी कंप्लीट रिएक्शन थी पहले वाली, तो वहां पर एंथैल्पी का जो चेंज था वो कितना था, वो जो चेंज था वो था आपका 33.2 किलोजूल पर मोल। अब जैसे ही हमने इस रिएक्शन को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हाफ कर दिया है, तो जो एंथैल्पी का जो चेंज है वो भी कितना हो गया है, हाफ हो गया है। ये लीजिए किलोजूल पर मोल। अब की बार जो एंथैल्पी का चेंज है उसको हमने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी सेकंड वाली, और वो जो थी प्रीवियस रिएक्शन में वो फर्स्ट वाली। दोनों में क्या रिलेशन आया है, रिलेशन आ गया है कि स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी या स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी सेकंड वाली जो है उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में कौन सी एंथैल्पी आ जाती है, फर्स्ट वाले की आ जाती है। तो जैसे आप स्टोइकियोमेट्री को चेंज करेंगे एंथैल्पी की वैल्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैंने पढ़ा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि आपके अमाउंट या साइज पर डिपेंड करती है। तो जैसे आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज किए तो एंथैल्पी चेंज हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज होता है, दैट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिएगा क्या है, क्या कहता है, व्हेन अ केमिकल इक्वेशन रिवर्स्ड। अगर आपने कोई थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखी हुई है उसको अगर आप रिवर्स कर देते हो तो इंथैल्पी की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे N2 प्लस थ्राइस H2 इज इक्वल टू 2 अमोनिया, ये आपकी अमोनिया का फॉर्मेशन की इंथैल्पी है, उसकी वैल्यू है नेगेटिव इतना। अब अगर आप इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दो, अमोनिया को पहले लिख दो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बाद में लिख दो,
ये तो रिएक्शन वही है बट उसको रिवर्स किया है, तो इंथैल्पी वही रहेगी बट उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, वो नेगेटिव था ये कैसे हो जाएगा पॉजिटिव साइन, जो कि आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है ये अपने जो है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थर्मोडाइनमिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज एस लो ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। क्या कहता है हैस कहता है कि इंथैल्पी का जो चेंज होता है, इंथैल्पी जो एक स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करती है, इट डजंट डिपेंड ऑन चेंजिंग पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, चाहे उसको 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप कितने भी स्टेप से कीजिएगा, वो केवल स्टेट पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, enthalpy change for a reaction is the same whether it occur in one step or series of step। ठीक है, इनिशियल से फाइनल स्टेप पर जाना है तो चाहे एक ही स्टेप में जाइए या फिर डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू जाइए, इंथैल्पी का चेंज जो है वो इक्वल ही होता है। बस राइट, स्टेटमेंट क्या है एक बार रीड कर लेंगे, इफ अ रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप्स then its standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpies of the intermediate reaction into which the overall reaction may be divided at the same temperature। अगर कोई रिएक्शन है, मान लीजिए ए कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, डी के अंदर, तो अगर वो एक ही स्टेप में कन्वर्ट हुआ है तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी होगी, और अगर आप इसी रिएक्टेंट को बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू, ए को पहले बी में कन्वर्ट करो, बी को सी में, देन सी कन्वर्टेड इनटू द डी, दैट्स राइट, तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी होगी, फिर इस स्टेप की इंथैल्पी होगी, उसके बाद ये जो स्टेप है या ये रिएक्शन इसकी इंथैल्पी होगी। तो इंथैल्पी जो है स्टेट फंक्शन है, वो तो फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करेगी, चाहे किसी भी पाथ से आप कराइए। तो ये जो रिएक्शन की इंथैल्पी है एक स्टेप वाली, ये जो रिएक्शन की इंथैल्पी होती है बेटा, ये डिफरेंट स्टेप में जो आपने रिएक्शन कराई है उनकी इंथैल्पीज के सम के इक्वल होती है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ हैस लॉ। तो रिएक्शन को चाहे आप एक स्टेप में करा दीजिए या बहुत सारे स्टेप में कराएं, तो बहुत सारे स्टेप में जब आपने रिएक्शन कराई है तो उसकी जो इंथैल्पी है वो इंथैल्पी का जो सम होता है वो एक स्टेप की जो इंथैल्पी होती है उसके इक्वल होता है, दैट इज हैस लॉ। अभी जो हैस लॉ है इसके थ्रू हम बहुत सारी कैलकुलेशंस करेंगे, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है देखिएगा, आपको कुछ डाटा दिया जा रहा है, क्या डाटा आपको यहाँ से दिया जा रहा है बेटा देखिएगा, आपको डाटा दिया गया, कहा गया कि कार्बन ग्रेफाइट जो कि सॉलिड होता है जब ऑक्सीजन के साथ एक्सेस में रिएक्ट करता है CO2 का फॉर्मेशन होता है, इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी है वो इतनी होती है, दैट इक्वेशन नंबर 1 हम इसे कह सकते हैं। फिर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास में है जो कि गैसियस होती है, वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो रिएक्ट करने के बाद में CO2 का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होती है वो जो इंथैल्पी है वो होती है इतनी, इंथैल्पी जो है वो है इतना, इस इंथैल्पी को हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, या इस रिएक्शन के इक्वेशन नंबर सेकंड कह सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है कि अगर कार्बन आपके पास में हो ग्रेफाइट के फॉर्म में, ऑक्सीजन की लिमिटेड अमाउंट के साथ उसको हीट करें तो CO का फॉर्मेशन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी बता दीजिए। तो पहले तो एक चीज समझ लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है आपके पास, इसकी फॉर्मेशन इंथैल्पी क्या होगी, तो याद करो फॉर्मेशन एंथैल्पी में कंपाउंड के 1 मोल को बनाना था, 1 मोल को किससे बनाना है, उनकी सबसे स्टेबल फॉर्म से, एलिमेंट की, कार्बन की सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है, कार्बन ग्रेफाइट होता है, वो आपने लिया है। ऑक्सीजन की सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है, O2 लिया है, 1 मोल ही बनाना है तो बैलेंस कीजिएगा हाफ O2। ये देखिएगा अब इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी उसी को ही तो हम फॉर्मेशन इंथैल्पी कहेंगे। तो यहाँ इस रिएक्शन की इंथैल्पी आपको पूछी है, यही तो रिएक्शन है एज इट इज, यही इसकी फॉर्मेशन इंथैल्पी भी होगी, मैंने एडिशनल बात आपको बताई। तो किसी क्वेश्चन में वो रिएक्शन इंथैल्पी पूछ सकता है, किसी में फॉर्मेशन इंथैल्पी पूछ सकता है।
तो हमें इस रिएक्शन की एंथैल्पी चाहिए, उसके लिए उसने ये दो डाटा आपको दिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्म में ये दो डाटा दिए। किसी क्वेश्चन के अंदर 3-4 डाटा हो सकते हैं और किसी भी एंथैल्पी को पूछ सकते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें करना ये है कि ये जो डाटा आपको दिए गए हैं, इन इक्वेशंस को आपने क्या करना है, इस तरीके से अरेंज करना है ताकि आपकी डिजायर जो इक्वेशन है ना वो ये वाली बन जाए। ये जो है ये आपकी डिजायर इक्वेशन है, ये इक्वेशन बननी चाहिए। इन डाटाज को ऐसे अरेंज कीजिए ताकि ये इक्वेशन आ जाए। ये हमारे डिजायर रिएक्शन है। अब अरेंज किस तरीके से करना है, हाउ कैन वी अरेंज दिस, तो आपको क्या करना है देखिएगा, इधर देखो, पहले तो प्रोडक्ट में इधर कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो उन दोनों इक्वेशन में से प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड देखिएगा किसी में नहीं। रिएक्टेंट में देखो क्या है, कार्बन ग्रेफाइट है, तो कार्बन ग्रेफाइट फर्स्ट इक्वेशन में भी है बट सेकंड में नहीं, ठीक है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है, तो कार्बन ग्रेफाइट आपको रिएक्टेंट में चाहिए, कार्बन ग्रेफाइट रिएक्टेंट में ये है, तो ये रिएक्शन आपकी इसको बनाने में हेल्प नहीं आ जाएगी। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको प्रोडक्ट डायरेक्शन में चाहिए, प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड ढूंढिए, कहीं प्रोडक्ट में है नहीं, कहाँ पर है, रिएक्टेंट में है, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट में चाहिए। प्रोडक्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसको आप क्या कर दीजिएगा, रिवर्स कर दीजिएगा। समझ लीजिए क्या कह रहा हूँ, ये दो डाटा दिए हैं, इस रिएक्शन की इंथैल्पी चाहिए, तो आपको इन डाटा से ये रिएक्शन बनानी है, ठीक है। कैसे बनाएंगे इस रिएक्शन को, तो इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे रिएक्टेंट की तरफ कौन है, प्रोडक्ट की तरफ कौन है। प्रोडक्ट में कौन है, सीओ, तो आपको प्रोडक्ट में सीओ चाहिए। रिएक्टेंट में ग्रेफाइट ऑक्सीजन, तो ग्रेफाइट यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ पर, ये दोनों रिएक्टेंट में आ जाएंगे, प्रोडक्ट में सीओ चाहिए, सीओ यहाँ रिएक्टेंट में है, तो इसको रिवर्स कर दीजिए। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन आपने करना है आंसर, रिवर्स इक्वेशन सेकंड को रिवर्स करेंगे, तो CO2 जो प्रोडक्ट में है वो रिएक्टेंट की तरफ आ जाएगा, ये दोनों प्रोडक्ट में चले जाएंगे। जैसे ही इसको रिवर्स करोगे ऑब्वियसली इंथैल्पी जो है वो रहेगी तो इतनी, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव से कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तब ये इक्वेशन आ गई नई, दैट इज थर्ड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, दोनों को अब क्या कर देना है, ऐड कर देना है, दोनों को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस में O2 गैस इज इक्वल टू CO2 गैस, और इंथैल्पी रिएक्शन की कितनी है, -393.5 किलो जूल पर। दूसरी इक्वेशन को रिवर्स आपने किया तो इक्वेशन क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है आपके पास में CO2 कन्वर्टेड इनटू CO प्लस में हाफ O2 गैस, और रिएक्शन की इंथैल्पी जो है वो आ गई आपके पास में पॉजिटिव 283 किलो जूल पर मोल। ये लीजिए दोनों इक्वेशन आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो दोनों का रिएक्टेंट ऐड हो जाएंगे। रिएक्टेंट कौन कौन है वहां से, कार्बन ग्रेफाइट वाला है सॉलिड, और ऑक्सीजन गैस, दोनों रिएक्टेंट हो गए। एक रिएक्टेंट ये भी है CO2 गैस। प्रोडक्ट में क्या क्या है उसे भी लिख दीजिए। प्रोडक्ट में वहां से CO2 है गैस, और प्रोडक्ट में कौन है, CO है गैस, और प्रोडक्ट में कौन है, हाफ O2 गैस। ये लीजिए, दोनों को जब सम करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों की इंथैल्पीज का भी सम आ जाएगा। तो ये जो नेट रिएक्शन हमारी लिखी हुई है, इस नेट रिएक्शन की इंथैल्पी क्या हो जाएगी, दोनों का सम हो जाएगी। तो दोनों को जोड़ दीजिए, इस पूरी रिएक्शन की जो इंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, वो दोनों का सम हो जाएगी। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो रिएक्शन का इंथैल्पी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, रिएक्शन की इंथैल्पी कितनी कितनी हो जाएगी, उसकी कितनी है, -39.5 प्लस में इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी है, पॉजिटिव की 283, दोनों को जोड़ दीजिए, किलो जूल पर। अब जब इसको ऐड करोगे रिएक्शन को तो देखिएगा इधर CO2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी है, कैंसल्ड हो जाएंगे। इधर हाफ O2 है और इधर 1O2 है, तो इसकी जो हाफ O2 है वो इसकी 1O2 से डिडक्ट होकर के हाफ O2 बच जाएगा। तो नेट जो रिएक्शन बच गई वो क्या बच गई है, कार्बन जो कि आपका क्या बना है, ग्रेफाइट जो कि सॉलिड है, प्लस में हाफ O2 जो कि गैसियस, और उधर क्या बच गया है, CO गैसियस। ये आपके पास में बच गया है।
तो ये देखिएगा हमारी वही डिजायर जो रिएक्शन है ना वही आ गई है। और इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी है दोनों को सॉल्व कर लीजिए, नेगेटिव उससे डिडक्ट हो जाएगा और क्या बच जाएगा, माइनस का 110 किलो जूल पर मोल। इस तरीके से अगर हमें कुछ डाटाज दिए हों तो उससे हम किसी भी रिएक्शन की जो इंथैल्पी है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हैश लॉ की हेल्प से। तो आज जो हमने पढ़ा वो पहले पढ़ा थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन के अंदर क्या करना होता है, बैलेंस इक्वेशन के साथ में एंथैल्पी को लिखना होता है, बस। अब अगर इक्वेशन को आप रिवर्स कर दोगे तो वैल्यू वही रहेगी, बट क्या चेंज हो जाएंगे बेटा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर आपने उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर दिया, अगर आपने कोफिशिएंट को हाफ कर दिया है तो इंथैल्पी हाफ हो जाएगी, और अगर सारे कोफिशिएंट को डबल कर दोगे तो ऑब्वियसली पूरी इंथैल्पी भी डबल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हैश लो, हैश जो है वो क्या बताता है, उसने कहा कि अगर कोई रिएक्शन है वो एक स्टेप में कराते हो तो उसकी इंथैल्पी या उसको बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट कराओ तो उनकी टोटल इंथैल्पी का जो सम होता है वो इक्वल होता है, दैट इज हैश लॉ। ओके, थैंक यू।